दोस्तों, हमारी कहानी चल रही है उस बाघ की जो सन 1935 में आदमखोर हो गया था और जो 5 इंसानों को तो मार के खा गया था और 2 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। यार, उत्तराखंड के लोग जो है ना, उनके दिलों में बसने वाले और अपनी भलमानसता, अपनी जेंटलमैन जो उनका एक रुतबा था, उससे उत्तराखंड के लोगों की आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, हर तरह से, किसी भी तरह से वो मदद करने वाले हमारे प्रिय श्री जिम कॉर्बेट साहब ने इस नर मांस बख्शी बाघ को मारने का बीड़ा उठा लिया और ये कांडा क्षेत्र पहुंच गए थे। इन्होंने आदमखोर को ढूंढ भी लिया था और उसे गोली भी मारी थी, लेकिन आदमखोर मरा नहीं था। ये सब तो आपको याद ही होगा। इस पूरे प्रकरण को मैं पिछले वीडियो में पूरे विस्तार से सुना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा है तो आपको कहानी याद आ गई होगी। अब तक कांडा का नरभक्षी बाघ है ना, आ गई याद। तो क्या आगे बढ़े? ठीक है, तो हम चलते हैं आगे इस घटना में जानने के लिए कि फिर क्या हुआ। दोस्तों, जंगल में बाघ को आकर्षित करने के लिए कुछ अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, खासकर इनके मीटिंग सीजन में, जब किसी बाघ को पार्टनर ना मिल रहा हो और पार्टनर की तलाश में वो मस्त होकर वो चल रहा हो और थोड़ा हिंसात्मक, अग्रेसिव व्यवहार कर रहा हो, और वो भी उसको पार्टनर नहीं मिल रहा है, और जब वो पूरी तरह से स्वस्थ है, जवान है, यंग है, और लेकिन पार्टनर नहीं मिल रहा है, तो वो बहुत अग्रेसिव रहता है उस टाइम में। और इस बात को सभी शिकारी मानते हैं कि किसी भी बाघ को धोखा देने के लिए शिकारियों को बाघ या बाघिन की आवाज़ें निकालने की जो ये आर्ट होती है, जो ये कला होती है, इसमें इनको माहिर होना चाहिए, ये इनको आनी चाहिए। और साथ ही इस बात की नॉलेज भी होनी चाहिए कि दूसरी तरफ से जो आवाज़ आ रही है, मान लीजिए यहाँ से इन्होंने कोई आवाज़ निकाली और उसके रिप्लाई में जो आवाज़ आई है वो किसकी आवाज़ है, वो बाघ है या बाघिन है, मेल है या फीमेल है। तो नहीं, ये भी नॉलेज होनी चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। और ये जो आवाज़ें हैं, इनको बनाकर उसी जगह पे निकालना सही होता है जिस जगह पर उस बाघ या बाघिन के आने की संभावना बन रही हो। मान लीजिए आपको महसूस हो रहा हो कि यार वो 500 कदम से, अभी 500 मीटर से आई, अब 200 से आ गई, अब 300 से, मतलब नज़दीक आते जा रही है आवाज़, तो आप ऐसी जगह पर आवाज़ उसको देनी चाहिए। बाघ की एक आदत होती है, वो हमेशा घनी झाड़ियों और ये जो लंबी घास वाले जो रास्ते होते हैं उन्हीं से आता है। शिकारी को बिल्कुल हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। किसी टाइम भी एकदम सामने से वो आ सकता है, उस टाइम निशाना लगाने के लिए बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए कि किसी भी टाइम झाड़ी से सामने आ सकता है, ढाएं गोली मार दो। मतलब ये नहीं कि तब राइफल निकाल रहे हैं, ये उतनी देर में कर देगा बाघ। इधर जिम कॉर्बेट साहब ने बाघिन की आवाज़ निकालना शुरू कर दिया। उसके प्रत्युत्तर में बाघ भी जो है उधर से जवाब देता रहा। इधर से ये बाघिन की आवाज़ निकल रहे थे, दूसरी तरफ से बाघ जो है वो कंटिन्यूस जो है इनको रिप्लाई किया जा रहा था, जवाब पे जवाब दिए जा रहा था, बूम बूम, जो भी आवाज़ करता है। 1 घंटे से ऊपर हो गया। बाघ उनकी हर आवाज़ का उत्तर तो दे रहा था जिम कॉर्बेट साहब की, लेकिन नज़दीक नहीं आ रहा था। और यार वो आता भी क्यों? यार, जिस जगह पर जिम कॉर्बेट साहब उसे पुकार रहे थे, जहाँ पे खड़े होकर के, उसी जगह पर 1 दिन पहले खुद जिम कॉर्बेट साहब ने उस पर गोली चलाई थी, और जिससे वो उसकी कोहनी पे कहीं पे लगी थी और हड्डी का एक छोटा सा टुकड़ा अलग हो गया था, बहुत घायल हो गया था। अब जब बाघ नहीं आया तो जिम कॉर्बेट साहब ने फिर कहा कि अब प्लान बी अप्लाई किया जाए, यानी कि अब दूसरी योजना बनाई जाए, ये तो आवाज़ से तो नहीं आ रहा है। तो इस बार इन्होंने क्या किया, इधर उधर नज़र दौड़ाई और एक पेड़ को चुन लिया जो उस समतल मैदान के किनारे पर सीधा खड़ा था, और उसकी एक टहनी
ज़मीन से करीब 8 फीट ऊपर थी और वो थोड़ा कंफर्टेबल थी, उससे बैठना आरामदायक था, उससे आराम से बैठा जा सकता था, इंतज़ार किया जा सकता था। और उससे बैठकर ये जो मरा हुआ भैंसा था उसके शरीर से करीब 30 फुट की दूरी पे थे। और चट्टाने जहाँ पे पेड़ था, जो शाखा निकली थी उसके ठीक नीचे करीब 30 फुट नीचे एक खड्डा था जिसमें बहुत चट्टाने थी, मतलब पत्थर और रॉक्स वगैरह थी। इन्हें उम्मीद थी कि बाघ इस जगह पर जरूर आएगा भैंसे को खाने के लिए। पेड़ को चुनने और अपनी सारी योजना बनाने के बाद ये वापस पहाड़ पर अपने आदमियों के पास आ गए, वहाँ पे जहाँ पे इनके आदमी इनका नाश्ता वगैरह लेकर के आए थे, क्योंकि ये तो सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे ना, मतलब सूरज उगने से पहले निकल गए थे। तो इनके आदमी नाश्ता वाश्ता लेकर के आए थे, तो ये वहाँ पे बैठे इनके साथ में। फिर इन्होंने नाश्ता वाश्ता किया, कुछ देर आराम किया, फिर अपने आदमियों के साथ कुछ गपशप करी, और फिर करीब शाम के 4 बजे के आसपास ये उस जो पेड़ को इन्होंने चुना था उसकी शाखा पर आकर बैठ गए। जो इन्होंने टहनी जो डिसाइड करी थी कि इस पर बैठेंगे, उस पर आके अपना आराम से बैठ गया। और अपने आदमियों को इन्होंने बोला, निर्देश दिया, ऑर्डर किया कि वो दूसरे दिन नेक्स्ट डे जब सनराइज़ हो रहा हो उस समय पहाड़ के ऊपर आ जाए और वहाँ से कुछ ऐसी आवाज़ें निकालें। सॉरी। और अगर जिम कॉर्बेट साहब उनकी इस आवाज़ का जवाब तेंदुए की आवाज़ में दें, लेपर्ड की आवाज़ में दें, तो वो लोग सतर्क होकर बैठ जाएं। और अगर जिम कॉर्बेट साहब की तरफ से कोई उत्तर ना आए, यानी कि किसी तरह की कोई रिस्पॉन्स उनको ना मिले, तो वो 2 टीम बनाएं और गांव वालों को जितना हो सके उतना ज़्यादा इकट्ठा करें, और पहाड़ के जो दोनों किनारे हैं उन दोनों किनारों से पत्थर फेंकते हुए, शोर मचाते हुए इनको ढूंढने के लिए वो लोग निकल पड़े, यानी कि इनको ढूंढने के लिए वो लोग आ जाए, अगर इनकी तरफ से कोई रिप्लाई हम तक नहीं जा रहा है तो। सारी तैयारी हो गई, सारी योजना बन गई, सब डिसाइड हो गया। अब जिम कॉर्बेट साहब को तो किसी भी तरह का पेड़ हो, कैसा ही माहौल हो, उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लेने की आदत थी, और ये बड़े आराम से उसमें सो भी जाते थे। तो यहाँ पे भी इस पेड़ में इन्होंने कहा, यार चलो भी टाइम बहुत है, थोड़ी देर सो जाता हूँ, और अपना सो गए। थके हुए थे, इन्हें टहनी में ही नींद आ गई। अब धीरे धीरे सनसेट का समय नज़दीक आ रहा था, और उसी समय एक लंगूर ने अलर्ट कॉल करना शुरू कर दिया। देखिए, करना शुरू कर देते ना लंगूर, उसने शुरू कर दिया। अब उसकी आवाज़ जब आई तो इनकी नींद टूट गई। इन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई, सब देखा, यार ये कहाँ से भैया, लंगूर कहाँ है ये। तो इनको ऐसे ही देखते देखते दिखाई पड़ा कि सामने जो घाटी है, जो वैली है, उसकी दूसरी तरफ एक पेड़ की ऊंचाई पे, एक ऊंचे से पेड़ में, उसके टॉप में एक लंगूर बैठा हुआ है। और लंगूर जिम कॉर्बेट साहब की तरफ देख रहा है वहाँ से, और इन्हें देखकर वो अलर्ट कॉल दे रहा है। लंगूर को शायद ऐसा लगा कि वो पेड़ में जो है, ये जिम कॉर्बेट साहब जो है, ये कोई तेंदुआ है, कोई लेपर्ड है जो ये पेड़ में बैठा हुआ है। उससे वो जिम कॉर्बेट साहब कोई शिकारी की तरह नहीं लगे, क्योंकि ये लेटे हुए आराम से सोए हुए थे। वो हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद अलर्ट कॉल दे रहा था। कुछ समय के बाद अंधेरा हो गया, रात हो गई। अब लंगूर ने भी अलर्ट कॉल देनी बंद कर दी, क्योंकि उसे दिखाई देना बंद हो गया होगा, तो उसने भी अब अलर्ट कॉल देनी बंद कर दी। और वैसे भी अलर्ट कॉल वो खास तौर पे जानवर तब देते हैं जब ये बिग कैट्स या बाघ या तेंदुआ, जब ये एक्शन मोड में हो, जब ये चल रहे हों। अगर कहीं पे बैठे हो तो फिर वो अलर्ट कॉल नहीं करते हैं, बंद कर देते हैं। खैर, अंधेरा हो जाने के बाद जिम कॉर्बेट साहब ने अपनी आँखों और कानों पर जो है अपना थोड़ा फोकस करना शुरू कर दिया। वो क्या कहना चाहिए, जोर देना शुरू कर दिया कि इन्हें कुछ दिखाई दे बिल्कुल अंधेरे में, या कोई आवाज़ कहीं कुछ सुनाई पड़े। ये बहुत ध्यान से, बड़े सतर्क होके बैठे हुए थे। तभी अचानक एक घटना घटी। हुआ यूं कि इनके पीछे, मतलब पीठ की ओर पीछे, पहाड़ की तरफ से एक पत्थर लुढ़कता हुआ आया, और जिस पेड़ पे ये बैठे हुए थे उसकी जड़ पे आके लगा, ठक करके लगा।
अच्छा, पत्थर गिरने के बाद किसी भारी लेकिन सॉफ्ट पैरों वाला, जो मतलब नर्म पैरों वाले पशु की जो है, उनको एक थाप सी सुनाई पड़ी, जिसे सुनकर ये एकदम चौंक गए। जिम कॉर्बेट साहब समझ गए कि हो ना हो ये 100% बाघ है यार। पहले इन्हें लगा कि बाघ ऊपर जाने की बजाय वो गलती से इस तरफ आ गया होगा, लेकिन इनका सोचना बिल्कुल गलत निकला, क्योंकि बाघ जो है इनके पीछे से लगातार गुर्रा रहा था और पोजीशन जो थी वो इनके ठीक पीछे थी। अब पीछे तो आंखें है नहीं कि देख ले, अब पीछे से गुर्रा रहा है तो डरना स्वाभाविक है। एक बात तो क्लियर हो गई थी कि जब जिम कॉर्बेट साहब नाश्ता कर रहे थे और अपने आदमियों से बात वगैरह कर रहे थे, बातचीत वगैरह कर रहे थे, तो उसी किसी समय बाघ जो है इस घाटी में आ गया था, इस वैली में आ गया था, और हो सकता है कि उसने इनकी सारी गतिविधियों को देख लिया था, और पॉसिबली बाघ ने इन्हें पेड़ पे चढ़ते हुए भी देख लिया होगा। जब सब कुछ इन पे नज़र रखे हुए तो उसने ये भी देखा होगा कि ये पेड़ पे चढ़ रहे हैं। उधर लंगूर ने भी इनको देख लिया था और इनकी तरफ देखते हुए ही वो लगातार अलर्ट कॉल कर रहा था, देख रहा था इनकी तरफ और अलर्ट कॉल कर रहा था। और इस बात को जो है बाघ ने भी नोटिस किया होगा कि यार वो अलर्ट कॉल दे रहा है तो किस दिशा में देख के दे रहा है, तो वो जिम कॉर्बेट साहब की तरफ देख रहा है, और ये पीछे से कहीं पर ये भी बैठा हुआ है जो ये भी देख रहा है, तो वो भी 100% श्योर हो गया, बाघ भी। अब जो पोजीशन थी, जो परिस्थितियाँ थी, वो बिल्कुल अप्रत्याशित हो गई। अप्रत्याशित ही हुई, कहाँ तो उम्मीद थी कि सामने आएगा और कहाँ पीछे आ गया। जिन्हें बहुत शांत और बड़े कुशलता के साथ इन परिस्थितियों से निपटना था, अब रात के अंधेरे में इन्हें उस शाखा में ही बैठे बैठे अपनी स्थिति में कुछ बदलाव करना पड़ा। थोड़ा ऐसे ऐसे मतलब जो भी कुछ इन्होंने किया होगा वो तो बताना मुश्किल है, लेकिन समझा जा सकता है। वैसे ये चाहते तो राइफल से फायर करके बाघ को भगाने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन इन्हें पता था कि ऐसा करना बहुत बड़ा रिस्क है और इसका जो रिज़ल्ट होगा वो बड़ा भयानक हो सकता है, बहुत भयानक हो सकता है। तो नहीं, ये फायर नहीं करना है। जिम कॉर्बेट साहब सोच रहे थे कि यदि वो अपनी 450/400 राइफल को डिस्चार्ज भी करें तो उससे ये भी हो सकता है कि बाघ इस जगह को छोड़कर चला जाए, तो फिर इतना बड़ा जंगल है, कहीं भी चला जाएगा, इतनी बड़ी टेरिटरी है उसकी। और अगर वो यहाँ से चला जाता है तो इनकी सारे प्रयास जो इन्होंने इतने दिनों से जो कर रहे थे वो सब विफल हो जाते, इनकी सारी मेहनत में पानी फिर जाता, सब बेकार हो जाती। तो यार बड़ी मतलब पोजीशन इनकी बेकार हो जाती थी। अब जिम कॉर्बेट साहब भी इस बात को जानते थे कि बाघ जो है इनके ऊपर छलांग तो नहीं लगाएगा। उनको इस बात का 100% कन्फर्म थे वो कि बाघ पीछे से इनके ऊपर छलांग नहीं लगाएगा, क्योंकि बाघ भी जानता होगा कि अगर वो छलांग मारता है तो वो वहाँ से सीधा 30 फुट नीचे जो चट्टाने, जो रॉक्स हैं, उन पे जाके गिरेगा और चोटिल होगा। हालांकि जिस ऊंचाई पे जिम कॉर्बेट साहब बैठे हुए थे, यानी कि 8 फीट पर, मैंने बताया ना, वो 8 फीट की ऊंचाई पे पेड़ की टहनी थी जिस पर ये बैठे हुए थे, वहाँ पे तक पहुँचने के लिए बाघ को बहुत सी छलांग वलांग मारने की ज़रूरत थी भी नहीं। वो बहुत आसानी से अपनी पिछली टांगों पर खड़ा होता और ऐसे करके 8 फीट तक तो वह ऐसे इनको पकड़ के नीचे खींच लेता। बड़ा बाघ होता है यार, 8-9 फीट की तो बाघ की लंबाई हो जाती है, तो मतलब पीछे टांगों में खड़ा होकर ही इन्हें खींच लेता नीचे। अब जिम कॉर्बेट साहब ने क्या किया, देखिए कुछ भी है, या शिकारी माइंड, और फिर जिम कॉर्बेट साहब का तो दिमाग वैसे भी बहुत तेज था। इन्होंने राइफल को उल्टा किया, अपनी छाती और बाँह के बीच से ऐसे यहाँ से निकाल के पीछे की ओर कर लिया और ऐसे राइफल पकड़ ली। जो उसका सेफ्टी लैच था उसको उठा दिया, यूं करके ऊपर उठा दिया। इन्हें ऐसा करते देखकर बाघ ने गुर्राना शुरू कर दिया। अब उसको जो है और ज़्यादा गुस्सा आ गया था बाघ को इनकी हरकत देख करके। अब वो गुस्से से भरी भी और जो उसकी आवाज़ थी जो गुर्राने की वो और तेज़ हो गई थी।
जो मतलब अब पोजीशन ऐसी बन गई थी जिम कॉर्बेट साहब के फेवर में कि अगर बाघ इनकी तरफ आता है तो उससे पहले राइफल की रेंज में आना पड़ेगा। ये इनकी जो उंगलियां थी वो राइफल के ट्रिगर पे ही थी और बिल्कुल तैयार थे कि जैसे ही आएगा ये तुरंत जो है घोड़े को मतलब घोड़ा खींच देंगे, ट्रिगर ट्रिगर हिट कर देंगे और गोली चलेगी। गोली भले ही बाघ को लगती या ना लगती वो एक अलग बात है, लेकिन इनको इतना टाइम जरूर मिल जाता कि ये पेड़ पे कुछ और ऊपर तक चढ़ जाते, यानी कि वो 8 फीट से ये थोड़ा और ऊपर चढ़ जाते हैं। जो आदमखोर की जो पहुंच होती उससे ये थोड़ा और ऊपर हो जाते। समय लगातार बढ़ते जा रहा था और आदमखोर लगातार इन पर गुर्रा रहा था, वो अपना गुस्सा दिखा रहा था बार बार लगातार जो है पीछे से। फिर अंत में बाघ भी यार इनके आसपास घूमते घूमते और गुर्राते हुए थक गया और फिर उसने एक छलांग मारी और छलांग मार के सामने का जो खड्ड था उसको पार करके आगे बढ़ गया। फिर वहाँ शांति छा गई, कुछ नहीं, कोई हलचल नहीं, कुछ नहीं। 5-7 मिनट के बाद में जिम कॉर्बेट साहब को कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ने लगी, जिन्हें सुनकर जिम कॉर्बेट साहब बड़े खुश हो गए। उन्होंने कहा अरे यस, यही तो चाहिए था उन्हें। ये आवाज़ जो थी ये भैंसे की हड्डियों के चटकने की थी। मतलब ये था कि बाघ ने जो है भैंसे को चबाना शुरू कर दिया था, खाना शुरू कर दिया था, वो अपना डिनर करने लग गया था। और ये तो इनके लिए अच्छी खबर थी। रात ढलती जा रही थी, बीतती जा रही थी, सवेरा होने का समय हो गया था। लेकिन ये जो वैली थी इससे वैसे भी अंधेरा ही था, क्योंकि दोस्तों सूरज जो है पहाड़ों के पीछे से निकलता है, तो जब वो पहाड़ों के पीछे से निकल के ऊपर आएगा तब वैली में उजाला आएगा, नहीं तो वो तो पहाड़ों की जो परछाई है उसकी वजह से वैली में तो अंधेरा ही रहेगा ना। तभी जिम कॉर्बेट साहब के आदमियों ने ऊपर से आवाज़ देनी शुरू कर दी और जैसे ही उन्होंने उनकी आवाज़ आना और लगभग उसी समय इन्होंने देखा कि बाघ बड़ी तेजी से उनके बाईं ओर पहाड़ी पर जा रहा है, बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है। हालांकि बहुत धुंधला दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि बहुत धुंधला सा दिख रहा था, सवेरा पूरा सनराइज हुआ नहीं था और रात भर जगे होने के कारण इनकी आंखें भी थकी हुई थी, जिससे इन्हें निशाना लेने में बहुत मतलब दिक्कत हो रही थी। लेकिन फिर भी इन्होंने निशाना लिया और गोली दाग दी। गोली एकदम सही दिशा की तरफ निकल गई और बाघ को लगी। बाघ एक भयंकर गर्जना के साथ इनके पेड़ की ओर मुड़ा और इनके ऊपर उसने छलांग लगा दी। वहां से वो इनके ऊपर कूद गया। बाघ अभी हवा में ही था कि इन्होंने दूसरी गोली दाग दी। इस गोली ने ये कहिए कि जिम कॉर्बेट साहब का की जो नसीब था, जो उनकी किस्मत थी, उसका साथ दिया। दूसरी गोली ने वो सीधे बाघ के छाती के अंदर घुस गई, कि सामने से जंप मार के आ रहा है तो छाती दिखाई पड़ी और गोली जो है सीधे छाती में अंदर तक घुस गई। गोली लगने से जो गोली का फोर्स था उससे जब उसके लगी तो हुआ क्या कि बाघ की जो हवा में ही जो उसकी जो डायरेक्शन थी वो थोड़ा सा बदल गई और वो जिम कॉर्बेट साहब जिस टहनी पे बैठे हुए थे उससे थोड़ा सा ऊपर पेड़ से आके टकराया, बहुत जोर से भाग करके पेड़ से आके टकराया इनके ऊपर। पेड़ से टकराने के बाद उसका शरीर घाटी की तरफ हो गया जहाँ नीचे रॉक्स थी और वो सीधा नीचे जाके गिरा। घाटी में जो गधेरा था, जो एक छोटा सा गधेरा था जिसके चारों तरफ चट्टाने थी, पहाड़ थे, ये रॉक्स थी, वहाँ पे एक छोटा सा तालाब था, उसमें जाके गिरा। फिर वहाँ से वो उठा और बाहर निकला। जिम कॉर्बेट साहब ने देखा कि बाघ के खून से तालाब का सारा पानी जो है लाल रंग का हो गया था और फिर जिम कॉर्बेट साहब उससे देख रहे थे, क्योंकि ऊपर से नीचे तक उसको पूरा उनको दिख रहा था, विजिबिलिटी क्लियर थी उनके सामने की। तो इन्होंने देखा कि ये आदमखोर जो है वो नीचे वादी की तरफ जा रहा है और फिर सेकंड्स में ही वो जिम कॉर्बेट साहब की नज़रों से ओझल हो गया, उनको दिखाई देना बंद हो गया। जिम कॉर्बेट साहब के शरीर की सारी मांसपेशियां बिल्कुल अकड़ गई थी और ये तो होना ही था, क्योंकि यार रात भर जो है पेड़ में बैठे हुए एक ही पोजीशन में बिना हिले डुले, तो क्या
होती है मांसपेशियों की हालत, मैं समझ सकता हूँ। जिस टाइम मुझे लेटे लेटे जब मेरी जो होती है हालत, मैं जानता हूँ क्या होती है यार, कैसी अकड़न आ जाती है। अगर फिजियोथेरेपी ना हो तो मेरा तो जाम हो जाए बॉडी, मैं इतना भी नहीं बैठ पाऊँ जितना बैठ रहा हूँ। तो वो तो डॉक्टर साहब, खैर चलो वो एक अलग टॉपिक है। खैर ये किसी तरह से पेड़ से नीचे उतरे, फिर इन्होंने अपने हाथ पाँव को थोड़ा सा मतलब हिलाया डुलाया, थोड़ी मसाज करी, कुछ एक्सरसाइज करी। फिर जब इन्होंने ध्यान दिया कि ये जो है पूरा सर से लेके पाँव तक जो है ये पूरा बाघ के खून से सने हुए थे, गाढ़े खून से बिल्कुल सने हुए थे। थोड़ा मसाज और एक्सरसाइज करने से इनका शरीर थोड़ा चलने फिरने की हालत में आ गया, थोड़ा मूवमेंट करने की पोजीशन में आ गया। अब ये उस तरफ चल पड़े जिस तरफ बाघ गया था। अब ये तो कंफर्म था कि बाघ को 2-2 गोलियां लगी हैं, बचना तो उसका मुश्किल है, ढूंढना तो पड़ेगा ही, घायल करके छोड़ा तो नहीं जा सकता है। तो इन्होंने उस तरफ जाना शुरू कर दिया। थोड़ा सा आगे जाने पर इन्हें वो जगह दिखाई दी जहाँ पे बाघ का मरा हुआ शरीर पड़ा हुआ था। आदमखोर वहीं पे थोड़ा सा आगे एक दूसरे छोटे से वही गधेरे के जो पानी था उसके एक तालाब में मरा पड़ा हुआ था। जिम कॉर्बेट साहब ने, आपको याद होगा मैंने बताया था कि अपने आदमियों को स्ट्रिक्टली ऑर्डर किया था कि यदि उनकी तरफ से कोई सिग्नल ना मिले, यानी कि कोई आवाज़ ना आए, कोई जवाब ना मिले उनकी आवाज़ का, तो वो लोग इन्हें ढूंढने के लिए आ जाएं। उन लोगों ने पहले ऊपर चट्टान से कू कू की आवाज़ दी थी, फिर उन्होंने पहले एक गोली चलने की आवाज़ सुनी, फिर एक जोर की दहाड़ सुनी, और फिर से गोली चलने की आवाज़ सुनी। और जब उन्होंने कू कू करके अपनी आवाज़ देनी शुरू करी, आवाज़ निकालनी शुरू करी, तो इनको कोई रिप्लाई नहीं मिला। मतलब कि जिम कॉर्बेट साहब के ने कोई प्रति उत्तर में कोई आवाज़ नहीं दी। तो वो लोग बहुत चिंतित हो गए। तो स्वाभाविक सी बात है चिंतित होना, परेशान होना। और वो लोग बड़ी तेज़ी से उस पेड़ की तरफ आ गए अपने साथ गांव वालों को लेकर के, जहाँ पे जिम कॉर्बेट साहब ने मचान बांधा था, रात भर जिस पर बैठे हुए थे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा तो यार वो तो सख्ते में आ गए। जिम कॉर्बेट साहब का हैट, जो हैट पहनते थे, खून से लथपथ पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है। पेड़ के तने में जगह जगह पे जो है खून के धब्बे बने हुए हैं, मतलब क्या कहना चाहिए, खून के धब्बे हैं पेड़ के तने में जगह जगह पे। और जहाँ पे टहनी से लेके नीचे तक सब खून खून दिखाई पड़ रहा है। जिम कॉर्बेट साहब के दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो उनको ये लगा कि आदमखोर ने जिम कॉर्बेट साहब को अपना शिकार बना लिया है। अब दिमाग में तो यही आना था यार, एक सामान्य आदमी के दिमाग में यही बात आएगी जब ये ऐसी सीन दिखेगा। उन लोगों के दिमाग में ये थ्योरी बन गई कि जिम कॉर्बेट साहब ने पहले जो गोली चलाई थी वो गोली बाघ को नहीं लगी होगी, और गोली से की आवाज़ सुन के बाघ गुस्से से भर गया होगा, और उससे गुस्से में आके जिम कॉर्बेट साहब के ऊपर अटैक कर दिया होगा, जिम कॉर्बेट साहब के ऊपर झपट गया होगा और उन्हें पकड़ के ले जाने लगा होगा, उनको अपना ग्रिप पे लेके ले जाने लगा होगा। और जब वो घसीट के ले जा रहा होगा तो जिम कॉर्बेट साहब ने उस पर दूसरा फायर भी किया होगा, लेकिन वो दूसरी गोली भी उसको नहीं लगी होगी। तो इसका मतलब अब ये जिम कॉर्बेट साहब हो ना हो, ये अब जरूर जो है आदमखोर के कब्जे में हैं, और पता नहीं अब क्या पोजीशन। ये सब सोच सोच कर जिम कॉर्बेट साहब के आदमी बहुत दुखी और बड़े परेशान हो गए, और लगभग रोते हुए साहब साहब पुकारने लगे। उधर जिम कॉर्बेट साहब बाघ का मुआयना कर रहे थे। जब इन्होंने अपने लोगों की आवाज़ सुनी तो ऊंची आवाज़ देकर उन लोगों को इन्होंने अपनी तरफ बुला लिया। जिम कॉर्बेट साहब की आवाज़ को सुनकर इनके जो आदमी थे, वो जो गांव के लोग थे, बाकी लोग थे, वो सब लोग भागते हुए नीचे घाटी की तरफ दौड़े। और नीचे आके जब उन्होंने देखा कि साहब तो यार पूरी तरह से खून से सने हुए हैं, तो बेचारे बहुत निराश और बड़े दुखी हो गए। उन्हें लगा कि आदमखोर ने बहुत बुरी तरह से साहब को जख्मी कर दिया है, बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया, और बेचारे देखो कितने खून से लथपथ हैं। और साहब भी बड़ी हिम्मती हैं, लेकिन अपने आप को उन्होंने आदमखोर की पकड़ से अपने आप को निकाल ही लिया है।
मतलब दो दो तरह के उनके दिमाग में चल रहे विचार, एक तरफ से उनकी बहादुरी और एक तरफ से दुख हो रहा कि यार इतना मतलब ये घायल हो चुके हैं। वो सब लोग जो है कॉर्बेट साहब से कुशल वगैरह पूछने लगे, साहब आप ठीक तो हैं, कोई दिक्कत क्या, कितनी चोट चाट है? तो जिम कॉर्बेट साहब ने उनसे बोला, अरे नहीं नहीं आप लोग परेशान मत होइए, ये जो खून आप मेरे शरीर में लगा हुआ देख रहे हैं ये मेरा नहीं है, ये उस आदमखोर बाघ का है जो पीछे तालाब में मरा पड़ा हुआ है, जाओ उसको देखो। तो उसके बाद सभी लोग बाघ के पास जा चले गए और उसको घेर करके खड़े हो गए और देखने लगे। उसके बाद एक बहुत मजबूत बल्ली लाई गई और फिर लताओं को जो है रस्सी बना करके उनकी सहायता से उस मरे हुए आदमखोर बाघ को बॉडी को उसकी बांधा गया और फिर बड़ी मेहनत से उसे उठाकर शोर मचाते हुए पहाड़ की सीधी चढ़ाई चढ़ते हुए वो गांव की ओर चल पड़े। दोस्तों, जिस जगह पर इस आदमखोर बाघ का शिकार हुआ था उसके नज़दीक ही ये गांव था और इस गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने बेटे के साथ रहते थे। ये बुजुर्ग सन 1914 से लेके 1918 तक चले युद्ध में एक सैनिक के रूप में शामिल भी हुए थे, मतलब एक फौजी थे रिटायर्ड। और उनकी बड़ी इच्छा थी, बड़ी प्रबल इच्छा जिसको बोलते हैं, कि उनका जो बेटा है वो भी रॉयल गढ़वाल राइफल्स में किसी तरह से भर्ती हो जाए एक सैनिक के रूप में। लेकिन यार भर्ती होना इतना आसान काम तो होता नहीं है। लड़के की उम्र 17-18 वर्ष के करीब हो गई थी। कुछ दिनों पहले सैनिकों का एक दल, एक टुकड़ी उनके गांव के नज़दीक से गुजरी जो लैंसडाउन बाजार जा रही थी। लड़के ने सैनिकों के साथ कुछ बातचीत करी और फिर वो उनके साथ निकल पड़ा और लैंसडाउन पहुंचकर वो लड़का सीधा भर्ती कार्यालय चला गया, जहाँ पे भर्ती होती है वहाँ चला गया और जाकर के उस पर्टिकुलर ऑफिसर से जाके मिला जो लड़कों को सेना में भर्ती करने का काम करता था। फौज में रहने के जो तौर तरीके होते हैं उसने अपने पिताजी से पहले से ही सीखे हुए थे और अफसर के सामने जाते ही उसने जो है अफसर को एक जोरदार बिल्कुल सैल्यूट जो होता है आर्मी सैल्यूट उसने अफसर को मार दिया। और लड़का काफ़ी बलिष्ठ और डील डॉल से भी अच्छा था, तो उसे फौज में भर्ती होने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। रजिस्ट्रेशन वगैरह की सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद में उसको आदेश मिला कि वो अपने घर जाए और जो उसका अपना ये जो निजी सामान है वो सब छोड़ छाड़ करके अपना और अपने घर वालों को बता के अपना वापस आ जाए। और जब वो वापस लौट के आएगा तब उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। और लड़का खुशी खुशी अपने गांव आ गया। अब जब वो घर पहुंचा अपने गांव में, तो अपने घर में पहुंचा तो उस समय उसका जो पिता था वो गांव की सीमा पर अपने खेत में हल चलाने के लिए गया हुआ था। ये वही खेत था जहाँ पे जिम कॉर्बेट साहब ने बाघ के पाँव के निशान देखे थे और गधेरे में वहाँ पे सांप मारा था। और उनके वापस आने की संभावना शाम को ही थी क्योंकि खेत काफ़ी दूरी पे था। मतलब उसके खेत के बाद से सीधे जंगल शुरू हो जाता था। अब तक उसके गांव के जो दूसरे दोस्त थे वो भी उसके पास आ गए थे। अब वो लोग उससे लैंसडाउन के बारे में और फौज में भर्ती होने के बारे में उसके सारे अनुभव और वहाँ के किस्से वगैरह सब सुन रहे थे। गपशप वपशप चल रही थी। गांव के उन सभी युवकों को, उनको क्या, गांव किसी भी गांव के किसी भी युवक को बहुत सारे काम करने होते हैं, जैसे पशुओं के लिए चारा इकट्ठा करना, घास वगैरह का इंतजाम करना, अरे बहुत सारे काम होते हैं यार। जो गांव के जो काम होते हैं वो हम शहर वाले इतने आसानी से समझ नहीं सकते हैं और ये सारे काम जो है गांव के युवक ही करते हैं। फौज में भर्ती होने से पहले ये लड़का भी यही सब काम करता था। उसने पड़ोसी के घर में खाना खाया और फिर 20 लोगों के साथ पत्ते जमा करने के लिए जंगल की ओर चला गया। उसके दिमाग में यही था कि पिताजी तो शाम को आएंगे, तो तब तक मैं क्या करूं, चलो जंगल में जाता हूं और मवेशियों के लिए कुछ पत्ते वगैरह ले आता हूं, तो जिससे पिताजी को थोड़ी मदद मिल जाएगी। लेकिन एक विचार उसके दिमाग में था। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि ये गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था और जंगल में घास काटते समय 2 महिलाओं को ये पहले भी बाघ जो है मार के खा चुका था इसी गांव की। उसके बाद से
पशुओं को जो है जो थे वो बेचारे, उनको घास नहीं मिल रही थी खाने के लिए, पेड़ों के पत्ते खिला खिला करके ही उनको पाला जा रहा था। रोज के रोज युवकों को जो है ज़रूरत की चीज़ें लाने के लिए गांव से बाहर निकलना ही पड़ता था। उस दिन ये 21 युवकों की टोली, मतलब ये दल 21 लोगों का, ये 21 युवक उन खेतों से आगे बढ़कर सामने का जो गांव के सामने जो पहाड़ था उसको पार करके घाटी की ओर निकल गए। ये घाटी पूर्व की ओर 8 मील तक फैली हुई थी, बड़ी सुंदर वैली है। घाटी को पार करके एक घना जंगल है। इस जंगल में एक पगडंडी है जो फॉरेस्ट डाक बंगले के सामने रामगंगा नदी के पास निकलती है, ये अभी भी है। घाटी के ऊपर की तरफ जो जमीन थी उसमें बड़े बड़े पेड़ों की जो है बहुतायत थी, भरमार थी, मतलब बहुत ज़्यादा पेड़ थे ऊपर, बहुत घना जंगल था। इस जगह पर पहुंचकर जो युवक थे, 21 युवक, ये अलग अलग हिस्सों में बढ़ गए। मतलब सबने अपने मतलब के पेड़ वेड़ चुन लिए और अपने अपने हिसाब से पत्ते काटने लगे। ये लोग ऊपर से पत्ते काटते, नीचे गिराते और फिर उनको जमा करके एक उनको बंडल बनाते, बांधते और फिर कंधे में रख के अपने गांव की तरफ आ जाते थे। कई बार 2-3 लोग एक साथ आते थे, कई बार अकेले अकेले भी लौट जा रहे थे। मतलब जिसका काम जितनी जल्दी हो रहा था वो अपना निकलते जा रहा था। जो मतलब जो भी व्यक्ति अपना गट्ठर बनाता गया वो गांव की तरफ लौटता रहा। दोस्तों, ये लोग जब जंगल में जाते थे तो पेड़ों पर चढ़कर पत्ती और टहनी वगैरह काटते थे। तो ये क्या करते थे, ये एक दूसरे से ऊंची ऊंची आवाज़ों में बातें करते थे, जिससे इनकी हिम्मत और हौसला बना रहे और बाघ भी इनकी आवाज़ सुने तो इनकी आवाज़ सुन करके वो इन लोगों से दूर रहे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, ये बहुत ज़रूरी है। यदि कभी ऐसा मौका हो जाए कि आपको किसी आदमखोर बाघ के इलाके से निकलना हो, बाघ या तेंदुए के इलाके से निकलना हो, तो जितना हो सके उतना शांति के साथ निकल जाए। बाघ के सूंघने की शक्ति कम होती है, बहुत कम होती है, लेकिन सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है। आवाज़ सुनकर वो तुरंत आकर्षित हो जाता है और मौका मिलते ही अटैक कर देता है। मैन ईटर अगर है तो तुरंत अटैक कर देता है। हाँ, अगर आदमखोर बाघ का एरिया नहीं है फिर तो आप कोई बात नहीं, तब तो आप अपना शोर करते हुए जाइए, बाघ आपसे दूर चला जाएगा। लेकिन अरे यार, शोर भी क्यों करना है, क्यों मचाना है शोर? मत मचाइए आप जंगल में शोर। आप जब जंगल में जा रहे हो तो जंगल का आनंद लेते हुए जाइए यार। पक्षियों की चहचहाट सुनिए, उस कलेवर का मजा लीजिए। बातें करिए तो धीरे धीरे आपस में बातें करिए, लेकिन शोर मत कीजिए, जंगल की शांति भंग मत कीजिए, किसी भी जंगली जानवरों को डिस्टर्ब मत कीजिए, मत करो यार। वाइल्ड लाइफ को तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। एक बात मैं आपको बता दूं, आप उनको डिस्टर्ब करेंगे तो फिर वो भी आपको डिस्टर्ब करेंगे, और वो जब डिस्टर्ब करेंगे तो वो बड़ा महंगा साबित होगा। अगर बाघ भाई को डिस्टर्ब कर दोगे तो बाघ भाई फिर छोड़ेगा नहीं आपको। खैर, हम चलते हैं अपनी कहानी पर। तो जैसा मैंने बताया कि ये लोग पेड़ों पर चढ़कर आपस में बातें कर रहे थे। उनके बोलने की आवाज़ को आदमखोर ने सुन लिया, जो कहीं कुछ दूरी पर कहीं पर सोया हुआ था। सुना तो एकदम अलर्ट हो गया। अच्छा, वो एक झाड़ियों के कहीं झुरमुट में था, इनसे थोड़ा दूरी पे। वहाँ पर कुछ दिनों पहले उसने एक सांभर को मारा था और अब तक वो उसे लगभग पूरा खा चुका था। उसे नए शिकार की ज़रूरत भी थी बाघ को। तो झाड़ियों से वो बाहर निकला। वहाँ पे एक छोटा सा गधेरा बह रहा था, उसने उसे पार किया और फिर बड़ी तेज़ी से इन युवकों के नज़दीक पहुँच गया। ये लड़का जो अभी नया नया फौज में भर्ती हुआ था, ये एक बाउटीनिया के पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ पत्तियाँ काट रहा था। और ये जो पेड़ था ये पशु मार्ग से करीब 20 गज ऊपर की तरफ था। 200 निकल गया था मुझसे, 200 नहीं, 20 गज थोड़ा ऊपर की तरफ था। इस पेड़ की ऊपर की शाखाएं एक छोटे से खड्डे की ओर झुकी हुई थी और इस खड्डे के बीच में 2 रॉक्स थी, 2 चट्टानें थी। आदमखोर की नज़र पेड़ में बैठे हुए इस लड़के पे पड़ गई तो एकदम से वहीं पर रुक गया और धीरे धीरे लेट गया। वहीं पे लेट गया, वो बिल्कुल सट गया ज़मीन से और लड़के की जो एक्टिविटीज़ थी, उनकी जो गतिविधियाँ थी, उनको देखने लगा।
फिर वो धीरे धीरे सरकते हुए वो एक सेमल के एक पेड़ था वहाँ पे, उस सेमल के पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। सेमल का जो ये पेड़ था ये खड्डे से लगभग 30 गज की दूरी पे था, वहाँ से 30 गज पे खड्डा था। अब लड़के को जितने पत्तों की ज़रूरत थी अपने मवेशियों के लिए या जितने वो उठा सकता था उतने उसने तोड़ लिए या काट लिए और फिर वो पेड़ से नीचे उतर आया। फिर उसने पत्तों को इकट्ठा करके उनका गट्ठर बनाना शुरू किया। अभी तक ये लड़का खुली हुई जगह में और बिल्कुल सेफ जगह पर खड़ा था। ये ऐसी जगह पर था कि जहाँ पर बाघ को इस पर अटैक करने का मौका नहीं मिलता, तो ये बिल्कुल सेफ था। लेकिन भैया सब किस्मत का खेल है। लड़के को अचानक ध्यान आया कि उसके कुछ पत्ते जो है नीचे खड्ड में उन दोनों चट्टानों के बीच में भी तो पड़े हुए हैं, तो चलो उनको भी उठा लिया जाए। तो उन पत्तों को निकालने के लिए वो नीचे खड्ड में उतर गया। आदमखोर ने भी देख लिया कि भाई ये तो खड्डे में उतर रहा है, तो वो सेमल के पेड़ के पीछे से निकला और सरकता सरकता बड़ी तेजी के साथ सरकता सरकता एकदम खड्डे के किनारे तक आ गया और वो देख रहा नीचे उसको। और वो लड़का जैसे ही पत्ते उठाने के लिए नीचे झुका उसी समय बाघ ने उसके ऊपर छलांग लगा दी। छलांग मारी, उसकी गर्दन को पकड़ा, तोड़ दिया और वहीं मार दिया। और जिस समय ये घटना घट रही थी उस समय गांव के बाकी युवक कहाँ थे, वो क्या कर रहे थे, इस बारे में किसी को कुछ पता चला कि नहीं चला ये कुछ पता नहीं। वो लोग वहाँ थे या वो वहाँ से चले गए थे या क्या था, उनके कुछ इस हादसे का पता ही नहीं था चला। मतलब इस बारे में कुछ पता ही नहीं था कि लड़का जो है बाघ का शिकार हो गया। उधर गांव में जब वो बुजुर्ग आदमी शाम के टाइम अपने घर पहुंचा तो गांव के आसपास के सभी लोग उसे बधाई देने लगे कि अरे चचा बधाई हो भाई, आपका बेटा फौज में भर्ती हो गया है और घर आया हुआ है। तो बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि अरे वो लेकिन है कहाँ, तुम सब कह तो रहे हो कि घर आया हुआ है, गाँव आया हुआ है, लेकिन कहाँ है। तो उसे बताया गया कि वो पशुओं के लिए पत्तियाँ लाने के लिए लोगों के साथ जंगल गया हुआ है। और सारे गांव वाले हैरान हो रहे थे कि आखिर वो अभी तक अपने पिता से मिला क्यों नहीं, क्योंकि सारे युवक तो वापस आ गए थे, वो मिला क्यों नहीं। तो उसके साथ गए बाकी के जो 20 युवक थे उन लोगों से पूछा गया तो सबका एक ही उत्तर था कि भाई घाटियाँ पहुंचने के बाद सब अलग अलग हो गए थे और उसके बाद सब अपना अपना गट्ठर बनाते गए और आते रहे, कोई किसी से मिला ही नहीं। और उन्हें तो उम्मीद थी कि ये भी जो है अपने अब तक अपने घर आ गया होगा। अब बुजुर्ग वाले जो थे बड़े परेशान हो गए यार। अब वो अपने सीढ़ीदार खेतों को पार करके पहाड़ी के किनारे तक आ गए जहाँ से जंगल शुरू होता था, वहाँ पर आ गए और अपने बच्चे को बार बार जो है आवाज़ें देने लगे उसका नाम लेके। लेकिन दूसरी तरफ से कोई उत्तर नहीं आ रहा था, अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था। अब वो बुजुर्ग लौट के घर आए और अपने घर से अपनी वो पुरानी लालटेन को जलाया, उसको हाथ में लिया और जंगल की तरफ अपने बेटे को ढूंढने के लिए जाने लगे। और जब गांव वालों ने देखा कि जा रहे थे वो आ गए और गांव वाले उन्हें समझाने की कोशिश करने लगे कि अरे ऐसा मत कीजिए, आप कहीं मत जाइए, अब जानते हैं ये तो आदमखोर का एरिया है। तो बुजुर्ग पिता ने जवाब दिया, भाई मैं इसीलिए तो जा रहा हूँ कि आदमखोर का एरिया है और हो सकता है कि बाघ के डर से उसका बेटा किसी पेड़ पर बैठा हो या कहीं ऐसी जगह पे छुप गया हो। तो बुजुर्ग पिता ने ना तो किसी को अपने साथ चलने को कहा और ना ही कोई गांव वाला उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा कि चलो चचा मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। सबके अंदर इतना खौफ था, कोई तैयार नहीं हुआ। वो बेचारा भागा पिता सारी रात घाटी से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर अपने बेटे को ढूंढता रहा, बीच बीच में आवाज़ देता था लेकिन उससे कुछ जवाब नहीं मिल रहा था। वो उन सभी रास्तों पर चल रहा था जिन पर आदमखोर के सक्रिय होने के बाद से गांव के किसी भी इंसान ने पांव तक नहीं रखा था। उन सब रास्तों में वो ढूंढ रहा था। दोस्तों जिम कॉर्बेट साहब ने उस अभागे पिता के पैरों के निशानों को देखकर ये आइडिया लगाया कि वो बुजुर्ग 4 बार उस जगह से केवल 10 गज की दूरी से गुजरा था जहाँ पर बाघ उसके बेटे को खा रहा था। यानी कि जहाँ पे बाघ खा रहा उससे 10 गज की दूरी से 4 बार बाप ऊपर नीचे गया था, उसे पता नहीं चला। थोड़ी देर और खोजने के बाद और बहुत दुखते दिल और शरीर के साथ
वो पहाड़ में थोड़ा सा ऊपर कहीं पे एक चट्टान सी थी, उस पर जाके बैठ गया। सुबह होने वाली थी और हल्का हल्का उजाला चारों ओर फैलने लगा था। जिस जगह पे वो बुजुर्ग बैठा हुआ था, उसके ठीक नीचे वही खड्डा था जहां बाघ ने उसके बेटे को हमला किया था और खाया था। अब जब सनराइज हुआ तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने देखा कि ऐसे नीचे देखा तो देखा चट्टानों में कुछ खून की बूंदें गिरी हुई हैं। अब खून की बूंदें देख के वो एकदम चौंका और बहुत तेजी से चट्टानों के पास पहुंच गया। और वहां पहुंचकर दोस्तों उस बुजुर्ग पिता को अपने बेटे के शरीर के अवशेषों के अलावा क्या मिलना था यार, कुछ नहीं मिला। उसने रोते रोते बहुत दुखी मन से अब सारे अवशेषों को इकट्ठा किया, फिर उन्हें लेकर के गांव आया। अब सारे गांव में यार शोक की लहर दौड़ गई थी। फिर सारे गांव वालों ने मिलकर इन अवशेषों को जो है वही मेडल नदी के किनारे जो इनका शमशान घाट था वहाँ ले जाके उसका अंतिम संस्कार कर दिया। आप लोग समझ ही सकते हैं कि क्या बीती होगी उस पिता के ऊपर, जो न जाने कितने सपने सजोए हुए था अपने बेटे के लिए कि फौज में जाएगा बेटा, फौज में भर्ती होगा। और बेटे ने भी अपने पिता की इच्छा अनुसार फौज में भर्ती होकर अपने आप को एक अच्छा पुत्र साबित कर दिया था। लेकिन यार नियति के आगे किसकी चलती है यार, जो किस्मत को मंजूर, उससे बढ़ के कुछ नहीं है। मैं भी ना बॉस, जो अपने आप को देखता हूँ 10 सालों से अपने इस कमरे में इस चारपाई में पड़ा रहता हूँ, तो यार यही सोचता हूँ कि यार ये ऐसी क्या किस्मत थी मेरी। लेकिन यार क्या कहें, किस्मत के आगे किसकी चलती है, सब नियति का खेल है यार। श्री हरि का खेल है, श्री हरि ही जाने, वही जानते हैं। लेकिन जो भी हो दोस्तों, सलाम करता हूँ उस बुजुर्ग व्यक्ति को, उस पिता को, उस अभागे पिता को, जो आदमखोर के क्षेत्र में एक लालटेन के सहारे निहत्था पूरे जंगल में अंधेरे में अपने पुत्र को ढूंढ रहा था। उसकी मनोस्थिति क्या रही होगी, ये मैं और आप शायद नहीं समझ सकते यार। जब जिम कॉर्बेट साहब ने बाघ के मरे हुए शरीर के साथ उसके पिता को बोला कि आओ आप बैठो यहाँ पे, फ़ोटो खींची जाए आपकी, तो वो बैठा, शेर के पास जाके बैठा और फिर उसे ऐसे जिम कॉर्बेट साहब की तरफ सर उठाया और बोला कि साहब आपने मेरे बेटे की मौत का बदला ले लिया है, बस अब मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिल जाएगी। दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, ज़रूर बताइएगा। जानता हूँ थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, आपने समय निकाल लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों उत्तरांचल डायरीज़ आपका अपना ही चैनल है, इसे इसी तरह से प्यार देते रहिएगा, अपनी ब्लेसिंग्स देते रहिएगा, अपना आशीर्वाद देते रहिएगा। जो मित्र चैनल में पहली बार आए हैं उन सबको मेरा नमस्कार, अभिनंदन और आभार। आप लोगों ने कहानी का आनंद उठाया। दोस्तों कहानी नहीं है, हकीकत है, सत्य घटना है। कांडा का आदमखोर बाघ, गूगल करेंगे मिल जाएगा। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स करके। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने में कसर नहीं छोड़ेंगे, ज़रूर करेंगे, स्टोरी को लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे, है ना। सभी दोस्तों से एक बार आग्रह करता हूँ कि अगर हो सके तो थैंक यू वाले ऑप्शन में जाकर कुछ ना कुछ डोनेट ज़रूर करें यार, मतलब डोनेट करने की कृपा करें यार, जिससे कुछ आर्थिक हेल्प हो और कुछ किताबें मंगाने में आसानी हो। तो दोस्तों मिलता हूँ जल्दी ही एक नई सत्य घटना के साथ, तब तक के लिए बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।